वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो अब हम जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का 2025 का जो पेपर है ना उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि एंड्रॉयड क्या है, या आपने इसके फीचर, कंपोनेंट्स और इसका आर्किटेक्चर लिखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड क्या है? ओपन सोर्स लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपली हम इसको ईच टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करवाता है, या कह लें कि कम्युनिकेट करवाता है। इट बिहेव्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और ये इस तरह से काम करता है जैसे क्या है, यूज़र और हार्डवेयर कंपोनेंट के दरमियान जो वो इंटरफेस होती है ना उस तरह काम करता है। जैसे अब ये यूज़र है, ऐप है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर ये आपस में चीज़ें जो है ना वो कनेक्टेड है। अब ये डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे को अगर हम चाहते हैं ना कि यूज़र जो है वो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ये डायग्राम हमें ये बता रही है, यही कह रहा है कि यूज़र जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए उसको इंटरमीडिएट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो। ठीक है, लिनक्स बेस की बात करें तो एंड्रॉयड जो है ना वो एक लिनक्स बेस सॉफ्टवेयर है। इसका क्या मतलब है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका सोर्स कोड हमें इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, और ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका जो है वो लाइसेंस भी क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो हम इसमें ओपन इसकी बात करें, और ये ओवन्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एक स्केच टाइप दिया हुआ है कि एप्लीकेशंस दो तरह में होती हैं, नेटिव होती हैं और एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है। नेटिव होती हैं एंड्रॉयड या iOS, मतलब एंड्रॉयड और iOS वही एप्पल वाला सिस्टम और एंड्रॉयड वाला सिस्टम। उसमें एंड्रॉयड में जावा और कोटलिन आ जाती है और iOS में आ जाती है स्विफ्ट। ठीक है, लैंग्वेज फॉर एप्पल डिवाइसेस। और आगे स्पेसिफिकेशन फॉर एंड्रॉयड की बात करें तो 8 GB होना चाहिए, 16 GB रैम, 5 जनरेशन फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। ये जब हम उसका काम करते हैं ना अपनी बैकएंड का, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो है ना वो हमारे पास रिएक्ट और नेटिव जो है ना वो आ जाते हैं। ये थोड़ा सा जो पैकेजेस इन जावा का टॉपिक दिया हुआ है, अगर ये किसी पास पेपर में आया तो मैं करवा दूँगी, नहीं तो जब टाइम बहुत कम है तो हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर की। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? अब सिंपली बात ये है कि किस तरह से हमारे यूज़र ने हमारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, या किस तरह हमारे सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, ये हम अपने एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में देखेंगे। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ लिनक्स कर्नल, लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है ये लास्ट से, मतलब ये जैसे कह लो उल्टा सिस्टम होता है ना, ये 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये मतलब इसका जो नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है। लिनक्स कर्नल की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, दिल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, असेंशियल हार्डवेयर होते हैं जैसा कि ड्राइवर्स। ये क्या करते हैं, ड्राइवर हर चीज़ को अलग अलग करते हैं, मीन्स उनकी फंक्शनैलिटी लाइक ऑडियो, कैमरा, ब्लूटूथ एट्सेट्रा। ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी ये है, ये पावर मैनेजमेंट देता है, प्रोसेस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, ये इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसके बाद है प्रोवाइड लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन बिटवीन डिवाइस हार्डवेयर एंड अपर लेयर ऑफ एंड्रॉयड। तो इसका काम क्या है कि ये अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन डिवाइसेस हार्डवेयर में और अपर लेयर ऑफ एंड्रॉयड, मतलब इसके ऊपर जो लेयर होगी उसके दरमियान उसको और जो हार्डवेयर है उसमें क्या प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके जो है वो काम याद कर लेने हैं अपनी फिंगर टिप्स पे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा। क्या है कि पहली बात तो ये है कि एक तो ये हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बात याद होगी। फिर दूसरा आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो है ना वो हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है, एसेंशियल हार्डवेयर होते हैं, लाइक ड्राइवर्स होते हैं जो हर काम अपना अलग अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि ऑडियो, कैमरा, ब्लूटूथ। ठीक है, तीसरी बात ये होगी कि इसमें ये फंक्शनैलिटी कौन कौन सी परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट करता है, किसकी मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, पावर को मैनेजमेंट करता है। चौथा बात ये किसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन किसको प्रोवाइड करता है, एक तो जो बाकी लेयर्स हैं किसकी, एंड्रॉयड की, उनमें और हार्डवेयर में। ठीक है, तो ये 4 बातें बस याद करनी थी, याद हो गई। उसके बाद आ गया लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी क्या है, लिनक्स कर्नल लाइब्रेरीज। ये वाला जो है ना ये इसके बाद आता है, मतलब इसके ऊपर आता है। इसके अंदर जो है ना वो कुछ 4 लाइब्रेरीज होती हैं बस, तो वो लाइब्रेरीज देखनी। पहली है एसक्यूलाइट, वेबकिट, SSL, OpenGL। ठीक है, ये क्या करता है, ये वेरियस क्लासेस को वेरियस क्लासेस यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, एसक्यूलाइट क्या है, ये डेटाबेस प्रोवाइड करती है, डेटाबेस को मैनेज करती है। वेबकिट की बात करें तो ये वेब ब्राउज़र इंजन है जो कि इंटरनेट
को इंटरनेट कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, SSL की बात करें तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर है जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट सिक्योरिटी कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट। मतलब ये क्या करता है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हमारा टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। साइफर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो कोई हमारे बगैर पढ़ नहीं सकता, मतलब कोई थर्ड पार्टी या कोई तीसरा बंदा पढ़ नहीं सकता। ठीक है, OpenGL की बात करें तो जावा इंटरफेस फॉर 3D ग्राफिक्स, जावा इंटरफेस फॉर 3D ग्राफिक्स जो है ना वो ये प्रोवाइड करता है। तो इन 4 लाइब्रेरीज़ का ये काम था, बस काम याद रख लेने हैं। उसके बाद आता है एंड्रॉयड रन टाइम। अब लाइब्रेरीज़ के बाद जो है ना, लाइब्रेरीज़ के ऊपर जो है ना वो एंड्रॉयड रन टाइम आता है। ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है, कोर लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है और डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है ना ये प्रोवाइड करता है, DVM जिसको बोलते हैं, कोर लाइब्रेरीज और DVM। अब क्या है अब इन कोर लाइब्रेरीज की बात हो रही है। कोर लाइब्रेरीज इनेबल्स एंड्रॉयड डेवलपर टू राइट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यूजिंग स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या होता है कि ये लाइब्रेरीज जो है वो किस तरह से लिखी जाती हैं, ये इनेबल्ड होती हैं किधर से, एंड्रॉयड डेवलपर से जो उसके ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उस DVM की बात करें तो ये मेजर कंपोनेंट है किसका, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसा कि JVM है। ठीक है, DVM और JVM क्या है, JVM है तो जावा वर्चुअल मशीन और ये है जी डेल्विक वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल किसका है, फॉर रनिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेक्स लेस मेमोरी स्पेस एंड प्रोवाइड फास्ट मेमोरी। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमारी जो है ना क्या होता है, जहाँ पे मेमोरी और स्पेस क्या होती है कम लगती है। सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड आता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो काम क्या था, एक कोर लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, एक DVM प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद कोर लाइब्रेरीज में कोड जो है ना वो जो वर्चुअल स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कौन लिखता है, एंड्रॉयड डेवलपर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद था DVM के जो मेजर कंपोनेंट, DVM जो है वो एज अ मेजर कंपोनेंट काम करता है किसका, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसा कि JVM करता है। ठीक है, इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फॉर रनिंग एप्लीकेशंस जो लेस स्पेस लेती हैं और जो लेस मेमोरी लेती हैं। और ये थोड़ी सी डायग्राम ना देना, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन पर फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, प्रोवाइड रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, कंटेंट प्रोवाइडर करता है, एक्टिविटी मैनेजर है, टेलीफोन मैनेजर है, ये इसके काम है। और इसमें जो है ना APIs को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एंड्रॉयड डेवलपर एप्लीकेशन के लिए, APIs। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशंस है प्रेजेंटेड एट द टॉप, क्रिएटेड बाय द डेवलपर्स लाइक गेम्स, कॉन्टेक्ट्स, ब्राउजर। अब ये जो ऐप है ना, ये मतलब जैसे व्हाट्सएप का ऐप हो गया, स्नैपचैट का ऐप हो गया, ये जो डिफरेंट ऐप है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं, ये सबसे टॉप पे दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब ये कर लिया ना सारा ये वाला, अब आपने इसके डायग्राम पे आ जाना। डायग्राम पे जो है ना वो इस तरह से सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आ गई, जैसे कि होम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, अलार्म आ गया, कैमरा आ गया, आप इधर व्हाट्सएप का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो, ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद आपके पास आ गया एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जिसमें आपने क्या क्या काम पड़ा था, कंटेंट प्रोवाइडर, एक्टिविटी मैनेजर, टेलीफोनी मैनेजर और तीसरा कौन सा है जी, पैकेजेस मैनेजर। ठीक है, तो अब देखो कि अगर आप ये याद कर लेते हो तो ये भी आपको इजीली याद रह जाएगा। उसके बाद नेटिव लाइब्रेरीज आपके पास आ जाती हैं। अब ये जैसे ये वाला पॉइंट था एंड्रॉयड रन टाइम का, हाँ जी एंड्रॉयड रन टाइम का, ये वाला एंड्रॉयड रन टाइम का। ठीक है, इसमें आपके पास कोर लाइब्रेरीज आ रही थी और क्या आ रहा था, DVM आ रहा था, डेल्विक वर्चुअल मशीन, ये 2 पार्ट आ गए। उसके बाद आ गया नेटिव लाइब्रेरी में आपने 4 लाइब्रेरीज पढ़ी थी, आपने उनका नाम लिखते हैं ना, ये वाली 4 लाइब्रेरीज का हो गया। उसके बाद आपने लिनक्स कर्नल पढ़ा था शुरू में, पहला पॉइंट। ठीक है, और उसके जो है ना वो आपने पॉइंट्स पढ़े थे, मतलब इसके काम क्या क्या थे, तो वही काम जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका जो है ना वो अगर ये डायग्राम याद करते हैं तो ये फिर भी लॉन्ग आपको रिवाइज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने जो है वो आर्किटेक्चर देख लिया। अब हमने देखने थे फ़ीचर और इसके कंपोनेंट। फ़ीचर की बात करें तो ये एंड्रॉयड के क्या फ़ीचर होते हैं, पोर्टेबिलिटी होती है, मतलब आप इसको कहीं पे भी उठा के लेके जा सकते हो। ठीक है, मतलब पॉकेट में एंड्रॉयड है ना फ़ोन, लिनक्स कर्नल अलाउ करते हैं हमें रन ऑन द डाइवर्स हार्डवेयर। ठीक है, आप इसको कहीं भी ले सकते हो। सिक्योरिटी की बात करें तो फीचर्स ऑन एप्लीकेशन सैंड बॉक्स मॉडल्स वेयर ईच ऐप रन इन आइसोलेशन। ठीक है, वो सैंड बॉक्स मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसमें जो है वो हर ऐप जो है वो आइसोलेशन की तरह काम करती है। वे एंड परमिशन सिस्टम दैट रिक्वायर यूज अप्रूवल फॉर सेंसिटिव ऑपरेशन, जहाँ पर जो है ना वो परमिशन दी जाती है कि अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाता है। हमारे फ़ोन में भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई PDF हम खोलते हैं तो वो कहता है कि आपको ट्रस्ट है अगले पे कि आप जो है वो इसमें वायरस ना हो या ऐसी कोई चीज़ ना हो, तो परमिशन जो है ना वो हमसे लेता है, फिर हम वो ऐप हमारे पास खुलती है। तो सिक्योरिटी का फीचर भी प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन कंपोनेंट की बात करें तो ऐप्स आर बिल्ड फ्रॉम द रीयूजेबल कंपोनेंट्स, जैसा कि एक्टिविटीज़, स्क्रीन, सर्विसेज, बैकग्राउंड, टास्क इसमें होते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर डाटा को शेयर करता है
एंड ब्रॉडकास्टिंग रिसीवर सिस्टम इवेंट हैंडलर है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कंपोनेंट जो है ना वो हमें क्या करते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। रिच यूआई, ठीक है, यूआई कहते हैं यूज़र फिर इंटरफेस, ठीक है। अ कॉम्प्रीहेंसिव व्यू सिस्टम फॉर बिल्डिंग यूज़र फिर इंटरफेस, मतलब हमें जो है वो इतना अच्छा और इतना जो है ना वो कह लें कि रिच व्यू प्रोवाइड करता है। एसक्यूलाइट, वही जो हम पढ़ के अभी आए हैं, क्या करता था भला ये, वेरियस क्लासेज यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, ये थी एसक्यूलाइट की डेफिनेशन, हम अभी जो पढ़ गए थे। तो इसमें ये भी है कि एम्बेडेड डेटाबेस फॉर लोकल डेटाबेस स्टोरेज, तो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि आपके पास जो है ना क्वेश्चन एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, एक्सप्लेन द डिटेल 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन की 3 टाइप्स बतानी है। डिस्कस देयर फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जांपल्स ऑफ क्या है जी, व्हेन ईच टाइप इज़ मोस्ट सूटेबल। अच्छा, हमने बताना है किसकी टाइप्स, 3 टाइप्स बतानी, मोबाइल एप्लीकेशन की टाइप्स बतानी है। ये 2025 वाला पास पेपर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को लाजमी करना पड़ना है। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना उसकी जो है ना 3 टाइप, उसको जो है 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक नेटिव, एक वेब बेस होता है और एक होता है हाइब्रिड। नेटिव में क्या, अब नेटिव की डेफिनेशन देखेंगे हम, और हाइब्रिड की देखेंगे, और वेब में देखेंगे। वेब वाली में ना सिर्फ वेब वाली आ जाती हैं, जैसे वेबसाइट्स वगैरह हो गया ना। नेटिव ऐप्स होती हैं जो कि ना स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग हमारे पास हो गया एंड्रॉयड और iOS हो गया, ठीक है। इसी तरह वेब ऐप की बात करें तो ये स्पेशली जो है ना वेब ब्राउजर्स के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि वेबसाइट वगैरह मैंने बताया आपको। हाइब्रिड ऐप वो होती हैं जो दोनों का मिक्सचर होती है, नेटिव का भी और वेब एप्लीकेशंस का भी। मतलब इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम वाली भी आ जाएंगी, और कौन सी आ जाएंगी, आपके पास वेब वाली भी आ जाएंगी, ठीक है। तो फीचर्स की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस हाई होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है। फुल एक्सेस टू डिवाइस फीचर, ठीक है, इनकी जो है वो फुल एक्सेस प्रोवाइड करता है कैमरा को, जीपीएस वगैरह, जैसे जीपीएस वो आपकी लोकेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ भी इसमें होती हैं, ठीक है। नेटिव एप्लीकेशन में जाहिर सी बात है एंड्रॉयड में भी हमारा नेट ना भी हो तो भी हम बहुत से ऐप्स जो है वो चला सकते हैं। और ये क्या, यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और डन हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो लॉन्गर डेवलपमेंट टाइम एंड हायर कॉस्ट, ठीक है। एक तो डेवलपमेंट टाइम लॉन्गर है, और क्या है, कॉस्ट इनकी हाई होती है। सेपरेट वर्जन फॉर ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी बात करें। कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन वर्जन्स, तो ये भी जो है ना हमारे डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल की बात करें तो गेम्स हो गया, बैंकिंग हो गया, हाई परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी और एटसेट्रा। वेब की बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नो इंस्टॉलेशन, इसमें इंस्टॉलेशन की जाहिर सी बात है, लिंक पे क्लिक करो डायरेक्ट वेब वाला पेज खोल जाता है, तो इसमें कोई भी जो है ना वो ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल कोड बेस यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इनको इस तरह से बनाया जाता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या करता है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपकी वेबसाइट नहीं खुल सकती, ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड एक्सेस होती है, अगर ज़्यादा रश आ जाए वेबसाइट पर तो फिर वो वेबसाइट नहीं चलती, जैसे रिजल्ट के दिनों में होता है, ठीक है। लोअर परफॉर्मेंस होती है, इसकी परफॉर्मेंस लोअर होती है नेटिव की लिस्ट, और नॉट अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर्स, और ये ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं होती। अच्छा जी, अब इसके जो है ना वो क्या था, एंड वाला क्या था भला, एग्जांपल क्या थी। सिंपल सर्विसेज जैसा कि टूल, लॉगिन सिस्टम, MPS, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट्स, वही आप कोई भी जो है ना वो वेबसाइट का लिंक जो है वो एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो। हाइब्रिड की बात करें तो इसका क्या है जी, सिंगल कोड बेस फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, सिंगल कोड बेस है, इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमें नेटिव फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कंटेनर, प्लगइन्स, फास्टर डेवलपमेंट है, टाइम जो है ना दैन नेटिव फास्टर होती है किससे, नेटिव से। इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस लो होती है नेटिव एप्लीकेशन से, और इसके अंदर जो है ना वो लेस फेमिलियर विजुअल इंटरफेस होता है। पोटेंशियल फ्रेमवर्क कंपैटिबिलिटी भी क्या होती है, इसके अंदर इश्यूज होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ऑल्सो नीडिंग टू वर्क इन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड विद अ लिमिटेड बजट, टाइम, कंटेंट बेस्ड ऐप, ठीक है। ये ऐसी ऐप है जो iOS में भी इस्तेमाल हो रही है, और जो है ना वो इसमें वेब वाला काम किया जाता है। और सिंपल इंटरेक्शन, कैटलॉग सर्विस वगैरह भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। चौथा हमारे पास क्वेश्चन अब कौन सा आ गया है हमारे पास, ये कंटेंट प्रोवाइडर आप क्या होता है, और इन एंड्रॉयड एग्जांपल देनी है, एंड हाउ कंटेंट प्रोवाइडर टू इम्प्लीमेंट एंड यूज्ड इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। जल्दी बस इसको कंप्लीट करें। कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, एक प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का।
पहली बात याद होगी, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। ये एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी टू मैनेज एक्सेस टू द स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डाटा, किस तरह काम करता है, सेंट्रल रिपोजिटरी किसको मैनेज करने के लिए, मैनेज और एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डाटा को, ठीक है। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस, की स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें दैट कनेक्ट्स डाटा इन वन प्रोसेस एंड विद कोड रनिंग इन एन अदर प्रोसेस। में क्या होता है कि डाटा जो है ना वो कनेक्ट होता है एक वन प्रोसेस में और विद कोड रनिंग इन एन अदर प्रोसेस, ठीक है। इनेबलिंग सिक्योर डाटा शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन, और ये इनेबल भी करता है कि अपना डाटा जो है ना वो आप क्या कर लें, सिक्योरली शेयर भी कर लें डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन जो है ना वो हम जो यूज़ करते हैं वो है जी कंटेंट रिजॉल्वर। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट टू सेंड क्यूरीज टू द प्रोवाइडर, ऑब्जेक्ट टू सेंड क्यूरीज टू द प्रोवाइडर विच परफॉर्म्स द रिक्वेस्टेड एक्शन, जैसा कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, कर्ड वाला एंड रिटर्न टू द डाटा टिपिकली कर सकता है। अच्छा, कंटेंट रिजॉल्वर का क्या काम है, एक तो इसने क्यूरीज प्रोवाइड करनी है किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ये करता है कर्ड वाला जो है ना उसका वो कर्ड वाला ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है। कर्ड अब क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। और क्या करता है, रिटर्न को डाटा करता है टिपिकली एज अ कर्सर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है इंप्लीमेंटेशन और यूएसएच की बात करें तो डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लीमेंट की बात करें सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है क्लास प्रोवाइडर, फिर आता है इम्प्लीमेंट मेथड, फिर रजिस्टर इन मैनिफेस्ट। ये मतलब इसके स्टेप्स हैं जो हमें याद करने पड़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जाता है। क्रिएट अ पब्लिक क्लास दैट डिफाइन द स्ट्रिंग कंटेंट फ्रॉम द यूआरएल, ठीक है। यूनिवर्स रिसोर्स एलोकेटर एंड कॉलम्स नेम्स टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट एग्रीमेंट। वो कहता है कि आपको सबसे पहले पब्लिक क्लास बनानी पड़ेगी, फिर जो क्या करेगी, जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को डिफाइन करेगी किसके लिए, यूआरएल्स के लिए, ठीक है। फिर आपको कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे जो कि जब हम इसको कॉल करें तो वो जो हम उसको जब हम अपने डेटाबेस में उस कॉलम को कॉल करें तो वो डायरेक्टली इजीली जो है वो हमारे सामने आ जाए, इस तरह के आपने नाम रखने हैं। कंटेंट यूआरएल टिपिकली फॉलोज द फॉर्मेट, अब इसका फॉर्मेट ही होता है कंटेंट, ये मतलब ये आप कह लो कि उसका जो है ना वो कोड है और ये आपने इसको इसी तरह ही लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आपको कंटेंट प्रोवाइडेड अ क्लास, क्रिएट अ प्रोवाइडेड क्लास, पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ता है, फिर हमें क्लास को प्रोवाइडर किया जाता है, प्रोवाइडर क्लास किया जाता है। इम्प्लीमेंट अ सब class of the abstract, implement a subclass of the abstract content provider class and override the 6 abstract queries। तो ये जो है ना कंटेंट प्रोवाइडर छः एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना वो परफॉर्म करवाता है। ऑन क्रिएट, ठीक है, ऑन क्रिएट जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्शन जो परफॉर्म होता है, फिर क्यूरी, फिर इंसर्ट, फिर अपडेट, फिर डिलीट और गेट टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट मेथड्स। द क्यूरी मेथड रिसीव आ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। वो कहता है जब इम्प्लीमेंट मेथड कब स्टार्ट होता है, जब क्यूरी मेथड जो है वो रिसीव करता है एक रिक्वेस्ट, कहाँ से, क्लाइंट से, विया किसके ज़रिए, कंटेंट रिजॉल्वर डॉट क्यूरी, ठीक है, कंटेंट रिजॉल्वर के ज़रिए। तो फिर क्या होता है, एंड रिटर्न डाटा एज अ कर्सर। तो फिर क्या जाता है, द अदर मेथड्स हैंडल द डाटा मॉडिफिकेशन को हैंडल करता है, ऑफन इंटरेक्टिंग विद द लोकल एसक्यूएल डेटाबेस विच इज़ अ कॉमन अंडरलाइंग डाटा सोर्स, ठीक है। तो सिंपली इसका काम क्या है कि जब क्यूरी मेथड ने एक रिक्वेस्ट रिसीव की है क्लाइंट से, तो फिर किसके ज़रिए, कंटेंट रिजॉल्वर के ज़रिए। तो फिर क्या होता है, हमारा जो डाटा वो रिटर्न हो जाता है कर्सर को, और फिर जो है ना वो ये जो कह लो कि अदर मेथड्स डाटा हैंडल डाटा मॉडिफिकेशंस, ऑफर इंटरेक्टिंग विद द एसक्यूएल डेटाबेस विच इज़ अ कॉमन अंडरलाइंग डेटा सोर्स। तो ये सारा काम जो है ना उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आता है रजिस्टर इन मैनिफेस्ट, डिक्लेयर द कंटेंट प्रोवाइडर इन द एप्लीकेशन। ये किस में डिक्लेयर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर में, ठीक है। किस तरह होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल यूजिंग द प्रोवाइडर टैग, जो कि प्रोवाइडर टैग में प्रोवाइड किया जाता है, इंक्लूडिंग द यूनिक अथॉरिटी। एग्जाम्पल की बात करें, द बिल्ड इन एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन यूजेज अ कंटेंट प्रोवाइडर टू स्टोर एंड शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि बिल्ड इन एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है जो कि क्या यूज़ हो रही है कंटेंट प्रोवाइडर में, ठीक है, यूज एज ए कंटेंट प्रोवाइडर जो कि स्टोर कर रहा है, शेयर कर रहा है और इसके अलावा कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले रहा है। अदर एप्लीकेशन जैसे कि उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो कंटेंट रिजॉल्वर के ज़रिए जो है ना वो क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कॉन्टैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉमन डाटा काइंड डॉट फोन डॉट कॉम कंटेंट यूआरएल। तो ये जो है ना कंटेंट के नेम्स को, फ़ोन नंबर्स को रीड करने के लिए जो है ना वो ये इतनी सी लाइनें इस्तेमाल होती है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन की बात करें तो हाउ कैन क्रिएट एन एसक्यूएल, मतलब हम जो है ना एसक्यूएल डेटाबेस किस तरह से बना सकते हैं। हमने एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ी है ना, भी हमने देखा था लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो कहता है कि हम ये किस तरह से बना सकते हैं, और आपने जो है ना वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बना के दिखानी एग्जाम्पल के तौर पर। तो ना अ न्यू डेटाबेस इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन इज टिपिकली मैनेज यूजिंग अ हेल्पर क्लास
एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर के ज़रिए जो है ना हम इसको पहले इसकी क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हमें जो है ना वो एक हेल्पर क्लास बनानी पड़ती है, जिस डिफाइन अ न्यू जावा कोटलिन क्लास जो कि एक्सटेंड होती है किससे, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से। ठीक है, ये जो है ना मैनेज करती है क्या, क्रिएशन एंड वर्जन मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को जब हमने मैनेज करना है या वर्जन उसका चेंज करना है तो इसको चीज़ को मैनेज करती है। फिर हमें उसका स्कीमा और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिफाइन करना पड़ता है, हमें डेटाबेस का नाम रखना पड़ता है, वर्जन देखना पड़ता है, टेबल सिंबल्स मतलब कॉलम्स के नेम वगैरह देखने पड़ते हैं, उनकी डाटा टाइप्स एज अ कॉन्स्टेंट विद इन अ कॉन्टेंट क्लास और विद इन द हेल्पर क्लास ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ऑन क्रिएट, सबसे पहला काम होता है ऑन क्रिएट। ये मेथड इसलिए कॉल किया जाता है ओनली वन व्हेन द डेटाबेस इज क्रिएटेड, जब डेटाबेस क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इनसाइड द मेथड, इसके अंदर जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं क्रिएट टेबल का और स्टेटमेंट्स यूजिंग द एसक्यूएल डेटाबेस डॉट exe एसक्यूएल मेथड टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये मेथड को डिफाइन करती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। तो फिर क्या कहते हैं ऑन क्रिएट किस लिए इस्तेमाल होता है वाला, पहले आपने उसका मेथड देख लेना है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, फंक्शन सॉरी। तो ये हम तब बनाते हैं जब हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाती है, फिर हम उसके अंदर जो है ना वो क्या करते हैं एग्जीक्यूट करवाते हैं, पहले क्रिएट टेबल करवाते हैं, फिर उसके अंदर जो है ना इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एसक्यूएल को। ठीक है, उसके बाद है ऑन अपग्रेड, ये मेथड जो है ना इसलिए इस्तेमाल होता है व्हेन द डेटाबेस वर्जन पास इन द सुपर क्लास कॉन्स्ट्रक्ट इन द एन इंक्रीमेंटेड। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन द डेटाबेस वर्जन इज इंक्रीमेंटेड, जब मतलब डेटाबेस का वर्जन इंक्रीमेंट हो जाता है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस वेयर यू वुड हैंडल स्कीमा चेंजेस, जब हम इसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग करनी हो, टिपिकली बाय ड्रॉपिंग अल्टर टेबल्स, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो फंक्शन है उसका कोई। और इसके अलावा है जी इन्वेस्टिगेट एंड एक्सेस, ये क्या है, इन योर मेन एक्टिविटी और द सर्विसेज इनिशिएट द हेल्पर क्लास एंड कॉल द मेथड, इसमें मेथड्स को अपने कॉल करते हैं, जैसे गेट राइट एबल डेटाबेस, गेट राइट एबल डेटाबेस और गेट रीडेबल डेटाबेस, मतलब इसमें हम करते हैं डेटा बेस को रीड भी कर सकते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्म इसमें जो है ना वो ये नहीं था, जब मैंने अपनी दफ़ा इसको परफॉर्म किया था, मैं इसके दोबारा से आंसर निकालती हूँ। परफॉर्म ऑपरेशन यूजेज मेथड्स लाइक इंसर्ट, क्यूरी, अपडेट और डिलीट, और इसमें जो है ना ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ये वाले। ठीक है, कर्ड वाले। अच्छा, सिंपली पॉइंट्स के नाम याद कर लीजिएगा और एक आदि अंदर जो है ना वो लाइन याद कर लीजिए। इसको तो मैं ज़रा दोबारा से निकालूँ क्योंकि हमने जब किया था ना तो ये बहुत आसान था, और अगर वो ज़्यादा टफ लग रहा हुआ तो आप लोगों ने ना ये जो है ना याद कर लेना, ये आसान ही है, मतलब पॉइंट्स तो वही है लेकिन इसमें जो है ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफाइन की हुई हैं और ये थोड़ा सा कोड दिया हुआ है। ठीक है, बस ओके हो गया। अच्छा, चौथा मतलब इसका बी पार्ट ये था कि आपने जो है ना वो क्या बनाना है, एक आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश करनी है किस पे, गूगल स्टोर पे, तो उसका क्या प्रोसेस है वो आपने लिखना है। ठीक है, अब आपने कहना है कि हम जो है ना वो ऐप को डिफरेंट तरीक़ों से पब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक गूगल प्ले डेवलपर का अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप साइन अप ऑन द गूगल प्ले कंसोल से आप जो है ना उसको क्या करोगे, साइन अप करोगे और पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कितनी है $25। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है, क्रिएट गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ना है गूगल पे, और उसकी फ़ीस कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, $25। उसके बाद है प्रिपेयर योर ऐप फॉर रिलीज़, आपने अपनी ऐप को देखना है कि क्या टेस्ट करना है, आपने उसको टेस्ट करवाना है कि क्या उसकी क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है, एप्लीकेशन की ID यूनिक है, उसके वर्जन कोड ठीक है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जिसको देखना है प्रॉपर अच्छे तरीके से देखना है। फिर आपने करना सेटअप स्टोर लिस्टिंग इन द प्ले कंसोल, क्रिएट द प्ले स्टोर लिस्टिंग विद द डिटेल्स लाइक द ऐप नेम, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट वेब, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, फीचर, ग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट, कैटेगरी, कॉन्टेंट डिटेल, उसकी जो है ना रेजोल्यूशन और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना आपने सेट कर लेनी है। उसके बाद है कॉन्फ़िगर ऐप कंटेंट एंड प्राइसिंग, आपने करना है कॉन्फ़िगर करना है ऐप को। सबसे पहले आपने करना है प्रोवाइड अ लिंक टू प्राइवेसी पॉलिसी, आपने उनको लिंक प्रोवाइड करना है। फिर वो क्या करेंगे, कंप्लीट अ कंटेंट रेटिंग क्वेश्चन है टू गेट एन ऑफिशियल एज रेटिंग। ठीक है, आपने करना है उसको जो है वो कंप्लीट उसकी रेटिंग करवानी है। ठीक है, क्वेश्चनियर के थ्रू। फिर आपने करना है स्पेसिफिक वेदर द ऐप इज़ फ्री और पेड विद, अच्छा फिर आपने ये भी स्पेसिफाई करवाना है कि आपकी ऐप जो है वो पेड है या वो फ्री है और कौन कौन सी कंट्रीज़ में वो अवेलेबल होगी। फिर आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद ये वाला पॉइंट खत्म हो गया कॉन्फ़िगर करने के बाद। उसके बाद है अपलोड द ऐप बंडल, अपलोड द साइन बंडल फाइल्ड फॉर द चूजन रिलीज ट्रैक।
ठीक है। आपने जो है ना वो कह लो कि अपलोड द ऐप बंडल, आपने ऐप बंडल को जो है ना वो अपलोड करना है, ठीक है। जैसा कि इंटरनल टेस्टिंग होगी, ओपन टेस्टिंग होगी, प्रोडक्शन होगी। उसके बाद फिर आपने करना है सबमिट फॉर रिव्यू एंड पब्लिश, अपलोड द ऐप बंडल, इसमें हमारी ऐप जो है ना अपलोड हो गई हुई है, ठीक है। अब सबमिट फॉर रिव्यू एंड पब्लिश, पहले आपने जो है ना वो रिव्यूज़ ऑल द डिटेल्स एंड सबमिट द ऐप गूगल फॉर द रिव्यू। फिर आपने जब ऐप को सबमिट करवा दिया, मतलब अपलोड कर दिया, फिर आप उसके रिव्यू के लिए वेट करोगे। मतलब जब आपकी जो है ना वो ऐप अप्रूव हो जाएगी कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ डेज़ के बाद, तो फिर आपने क्या करना है, उस जो है ना वो आपकी अवेलेबल होगी मार्केट में। बस ये जो है ना 25 का पेपर था, लाजमी अब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा कि इसमें पहले ही बहुत देर से अपलोड हुआ है। जज़ाकल्लाह।